हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रीफ में वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का जो हमारे पास कंसेप्ट है, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम बात करते हैं कि कैसे ये जो वैक्सीन है, वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, ये कैसे एग्जिस्टेंस के अंदर आया। तो ये 18th सेंचुरी की बात है। उस समय एक बहुत बड़ी महामारी फैली हुई थी जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स। और स्मॉल पॉक्स जो डिजीज है वो एक वायरस से होती है जिसका नाम होता है वेरियोला। ये एक वेरियोला वायरस नाम से होती है। तो इस बीमारी ने इतना उस समय आतंक फैलाया कि बहुत सारे लोग इस बीमारी से मर गए थे, क्योंकि उस समय कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। और जिसको भी स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन हुआ उसमें ऐसा अनुमान है कि जो 30% इंडिविजुअल थे वो मर गए। इसकी जो डेथ रेट थी स्मॉल पॉक्स की वो 30% थी। तो बहुत सारे लोग इस बीमारी का शिकार हुए थे। तो उस समय इंग्लैंड के अंदर एक बहुत ही अनुभवी डॉक्टर जिनका नाम था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने क्या नोटिस किया? एडवर्ड जेनर ने ये नोटिस किया कि जो लोग कैटल्स के आसपास रहते हैं, जो उनकी केयरिंग करते हैं, देखभाल करते हैं, गाय भैंस जो है उनके आसपास रहते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, उनको ये बीमारी नहीं हो रही थी। ये जो स्मॉल पॉक्स नाम की डिजीज थी, ये स्मॉल पॉक्स उन मिल्क मेड्स को नहीं हो रही थी। तो ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि जो काउज थी उनको भी एक तरह की डिजीज होती थी जिसका नाम था काउपॉक्स। और ये जो काउपॉक्स है और जो स्मॉल पॉक्स है, इन दोनों के वायरस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, दोनों सिमिलर वायरस है। तो जिस इंसान को या जिस व्यक्ति को काउपॉक्स हो जाती थी, काउपॉक्स एक माइल्ड डिजीज है, इट इज ए माइल्डर फॉर्म ऑफ डिजीज, एक माइल्ड फॉर्म की डिजीज थी। तो जिसको काउपॉक्स हो जाता था उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। तो ऐसा किसने ऑब्जर्व किया? ऐसा ऑब्जर्व किया एडवर्ड जेनर ने। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया? इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक लेडी, और उस लेडी का नाम था सारा नेल्स, उस लेडी को काउपॉक्स था और उसके स्किन से, उसके हाथ की स्किन से इसने क्या लिया? काउपॉक्स स्कैब लिया। सारा नेल्स को क्या था? काउपॉक्स था, जो कि एक गाय की देखभाल करने वाली, आप उसको कह सकते हैं केयर टेकर, या उनके आसपास रहने वाली लेडी थी। तो उसको काउपॉक्स था। उसके स्किन से उसने क्या लिया? काउपॉक्स स्कैब। स्कैब का मतलब होता है कि जहां पे काउपॉक्स होता है वहां पे एक तरह से खुरंड के जैसा स्ट्रक्चर इसमें बनता है। तो वो उसने लिया और वो लेके डेलिबरेटली, जानबूझ के, एक 8 साल के बच्चे के अंदर एडवर्ड जेनर ने वो काउपॉक्स स्कैब उस बच्चे में डाल दिया। और उस बच्चे का नाम था जेम्स फिप। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको याद रखना है। बहुत बार कोई पूछ लेता आपसे कि बताइए एडवर्ड जेनर ने जिस बच्चे को काउपॉक्स स्कैब दिया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था जेम्स फिप, जो कि 8 साल का एक बच्चा था। तो जेम्स फिप्स को काउपॉक्स स्कैब दे दिया, 2 महीने के लिए उसको छोड़ दिया। ठीक है, उस बच्चे के अंदर थोड़े हल्के फुल्के सिम्टम्स आए किसके? काउपॉक्स डिजीज के। और उसके बाद उसने 2 महीने के बाद उसको जानबूझ के किसका वायरस डाल दिया? स्मॉल पॉक्स। और उसने क्या नोटिस किया? उसने ये नोटिस किया कि उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, क्योंकि उस बच्चे में काउपॉक्स की वजह से इतनी इम्यूनिटी डेवलप हो गई कि उसको स्मॉल पॉक्स हुआ ही नहीं। ठीक है, तो यहां से उसने एक वैक्सीनेशन का
जो नींव है, आधार, वो एडवर्ड जेनर ने रखी। तो इस कंट्रीब्यूशन के लिए एडवर्ड जेनर को हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं। और जो वैक्सीन टर्म है वो भी एडवर्ड जेनर ने ही क्या की थी, कॉइन की थी। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे नाम पे चलते हैं और दूसरा नाम आता है हमारे पास लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने 19वीं सेंचुरी में, लुईस पास्चर को हम कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ही इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लुईस पास्चर ने क्या किया, लुईस पास्चर ने ये देखा कि जो बैक्टीरिया कोलेरा करता है, कोलेरा एक बैक्टीरियल डिजीज है, और जो हमारे पास कोलेरा डिजीज होती है वो एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम होता है विब्रियो कोलेरा। तो इसने अपनी लेबोरेटरी के अंदर जो कोलेरा बैक्टीरिया था वो काफी एज्ड हो चुका था, ये अपनी लैब के अंदर कल्चर प्लेट्स के अंदर क्या कर रहा था, बैक्टीरिया को कल्चर कर रहा था। तो उसमें से कुछ पेट्री प्लेट्स ऐसी थी जो बहुत पुरानी हो चुकी थी, तो उनमें बैक्टीरियाज को इसने ये मान लिया कि ये बहुत एज्ड है, इसका मतलब बहुत पुराना कल्चर है। और उसने उस पुराने कल्चर को लेकर किसके अंदर डाल दिया, चिकन के अंदर, मुर्गी के अंदर। उसने उस एज्ड कल्चर को चिकन्स के अंदर क्या कर दिया, इनोकुलेट कर दिया, इंजेक्शन दे दिया। इसका इंजेक्शन दे दिया कोलेरा के बैक्टीरिया। लेकिन उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि वो चिकन सरवाइव कर रहे हैं, वो जो मुर्गी थी वो सरवाइव कर रही है, वो नहीं मरी है। तो उसको बड़ा सरप्राइज हुआ, किसको, लुईस पास्चर को, कि ऐसा क्यों है। तो इसने ये नोटिस किया कि अगर हम किसी पैथोजन को भूखा रख के उसको थोड़ा सा ज्यादा हीट देके या कोल्ड से अगर उसको हम इतना कमजोर बना सकते हैं उस पैथोजन को, और उसको कमजोर बना के हम किसी ऑर्गेनिज्म में डालते हैं, किसी एनिमल में डालते हैं, तो वो पैथोजन डिजीज करने के काबिल नहीं बचता है, डिजीज नहीं होगी, लेकिन उस डिजीज के अगेंस्ट वो एनिमल क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा और उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तो लुईस पास्चर ने क्या किया, लुईस पास्चर ने एक ऐसी टेक्निक डेवलप की कि पैथोजन्स को वीक बना के इसमें डाल दो, एनिमल्स में डाल दो, और वो पैथोजन डिजीज नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से इन्होंने भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने रेबीज की जो वैक्सीन है वो डेवलप की थी। रेबीज एक वायरल डिजीज है जो कि आप जानते हो कुत्ते, बिल्ली या बंदर, वुल्फ वगैरह के काटने से होती है। तो एंटी रेबीज वैक्सीन इन्होंने डेवलप की थी लुईस पास्चर ने, और वो वैक्सीन इन्होंने सबसे पहले एक इंसान, एक व्यक्ति को लगाई जिसका नाम था जोसेफ मिस्टर, उसका नाम था जोसेफ मिस्टर। और इस जोसेफ मिस्टर को एक कुत्ते ने काट लिया था जिसको रेबीज था। तो इसका सबसे पहला जो सब्जेक्ट था वो एक ह्यूमन बीइंग था जिसका नाम था जोसेफ मिस्टर। इसके अलावा लुईस पास्चर ने जो हमारे पास एंथ्रेक्स की वैक्सीन भी इन्होंने डेवलप की थी। किसकी वैक्सीन डेवलप की थी इन्होंने, एंथ्रेक्स की वैक्सीन डेवलप की थी इन्होंने। दूसरी वैक्सीन किसकी डेवलप की थी, रेबीज की, और जो तीसरी डेवलप की थी वो थी कोलेरा की। उसके बाद नेक्स्ट नाम पे चलते हैं। नेक्स्ट नाम है हमारे पास रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच को हम क्या कहते हैं, रॉबर्ट कोच को कहा जाता है ही इज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है रॉबर्ट कोच को। रॉबर्ट कोच का जो योगदान है वो क्या है, इन्होंने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, स्टेटमेंट्स दी थी, जिनको कोच पोस्टुलेट्स के नाम से जानते हैं। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज की डिजीज किस तरह से फैलती है। इसके अलावा इसका जो महत्वपूर्ण योगदान है, इन्होंने एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया को, टीबी के बैक्टीरिया को और कोलेरा के बैक्टीरिया को इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोच ने। और इसके अलावा इन्होंने टीबी जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है,
इस टीबी को डिटेक्ट करने के लिए इन्होंने एक टेस्ट भी डेवलप किया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ये रोल है किसका? रॉबर्ट कोच का। उसके बाद लास्ट जो मैन है उसका नाम है इमिल अडोल्फ वॉन बेहरिंग। इमिल अडोल्फ वॉन बेहरिंग, ठीक है। इन्होंने क्या देखा, बेहरिंग ने, इन्होंने ये देखा कि जो ऑर्गेनिज्म इम्यूनाइज्ड है, जिसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, उस एनिमल की या ऑर्गेनिज्म की अगर हम क्या निकालें, ब्लड निकालें और सीरम निकाल लें, या तो उसका ब्लड ले लें या क्या ले लें, सीरम, और वो अगर हम किसी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर डाल दें, हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर डाल दें, तो इसके अंदर भी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। अगर हम किसी इम्यूनाइज्ड ऑर्गेनिज्म का ब्लड या सीरम किसी दूसरे के अंदर क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो उस इंडिविजुअल के अंदर भी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। ऐसा किसने देखा? बेहरिंग ने। आप छोटा नाम याद रख सकते हैं इसका, बेहरिंग। पूरा नाम है इसका इमिल अडोल्फ वॉन बेहरिंग। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिप के अंदर, इसके अंदर, सिप के अंदर डिप्थीरिया और टेटनस, डिप्थीरिया और टेटनस जो एक बैक्टीरियल, जो कि बैक्टीरियल डिजीज होती है, इनके पैथोजेंस, डिप्थीरिया का होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी, टेटनस का होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। इन्होंने डेलिबरेटली क्या किया, ये पैथोजन लिए, दोनों बैक्टीरिया लिए, सिप के अंदर डाल दिए। अब सिप की बॉडी में क्या होगी, एंटीबॉडीज बनेंगी। तो उन्होंने क्या किया, इन एंटीबॉडीज को वहां से उसके ब्लड से, सिप के ब्लड से निकाल लिया, और इन एंटीबॉडीज का यूज करके इन्होंने बाकी सिप्स के अंदर क्या कर दी, एक पैसिव इम्यूनिटी डेवलप कर दी। इन्होंने एक तरह से क्या डेवलप कर दी, पैसिव इम्यूनिटी। तो इस तरह से हमारे पास एक लॉ आता है जिसको हम कहते हैं बेहरिंग लॉ, बेहरिंग्स। और बेहरिंग्स लॉ यही कहता है कि किसी भी इम्यूनाइज्ड इंडिविजुअल का ब्लड या सीरम निकाल के अगर हम किसी दूसरे में डालते हैं तो उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो ये हमने एक छोटा सा डिस्कशन किया किसके बारे में, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के हिस्ट्री के बारे में, एक छोटा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जिसको हम कह सकते हैं कि कैसे ये चीजें एग्जिस्टेंस के अंदर आई। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।